आज के इस वीडियो में बात करेंगे द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में। देखिए 9 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं इस सब्जेक्ट के अपने। और यूनिट 2 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 हमारी है जेंडर के ऊपर, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से समाज में था, उसके ऊपर हमारी यूनिट 2 चल रही है। और यूनिट 2 का हमारा चैप्टर 10 है। ये चैप्टर 10 हमारा है मैरिजेस आर मेड, यानी शादियाँ बनी हैं। इसको लिखा है बाय यूनिस डिसूजा। यूनिस डिसूजा ने इसको लिखा है मैरिजेस आर मेड। ये एक पोयम कह सकते हो आप, पोयम है ये। एक लड़की की शादी जो है वो फिक्स हो रही है। किस प्रकार से उस लड़की को देखा जाता है, किस प्रकार से उस लड़की के साथ व्यवहार किया जाता है, ये सभी चीज़ें इस पोयम के अंदर बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो आप। और टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए @एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है और वीडियो में जो आपको पढ़ाया जाता है इसकी PDF आपको मिल जाती है। तो इस ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ग्रुप है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिस डिसूजा। देखिए यूनिस डिसूजा का जन्म जो था वो 1940 में हुआ था। 1940 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की भारत से भी और विदेशों से भी, यानी दोनों जगह से मिलकर, इंडियन एंड अब्रोड, इन दोनों जगह से मिलकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इन दोनों जगह से इन्होंने एजुकेट हुई। व्हेन शी वाज रिटायर्ड फ्रॉम सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, जब ये सेंट जेवियर कॉलेज से रिटायर्ड हुई जो कि मुंबई में है, तो ये अपनी एक आइडेंटिटी यानी अपनी एक पहचान बना चुकी थी टीचर के रूप में, विचारक के रूप में। थिंकर होता है विचारक, विचारक के रूप में, और राइटर के रूप में, यानी जो कविताएं लिखता है लेखक जो होता है राइटर के रूप में। ठीक है, तो इन्होंने इन सभी रूप में, इन सभी के रूप में अपनी एक अलग पहचान जो है बना ली थी जब ये सेंट जेवियर कॉलेज से रिटायर हुई थी। देखिए इन्होंने जो कुछ लिखा, इनकी जो राइटिंग्स है, जो इन्होंने कलम से लिखा, वो इंडियन वुमेन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, यानी जो इंडियन वुमेन थी, जो भारतीय महिलाएं थी, उनका समाज में, उनके साथ समाज में क्या क्या होता था, उन सभी के संदर्भों में इन्होंने अपनी कलम से लिखा। इनकी जो राइटिंग थी वो इंडियन वुमेन के बारे में ज़्यादातर हुआ करती थी। और जो आज की पोएम है, जो आज का लेसन कह सकते हो आप, पोएम है जो आज की, वो भी हमें यही बताती है कि किस प्रकार से एक एलिना लड़की होती है, उसका जो है वो विवाह होने वाला है, और विवाह होने से पहले किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से एक लड़की को जब चूज़ किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है मैरिज के लिए, ठीक है, तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती है, वो सभी चीज़ें इस पोएम के अंदर बताई गई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उस पोएम के अंदर क्या क्या बताया गया है। देखिए डिक्रीज ऑफ द पोएम इज द मैरिज ऑफ एलिना, कजन ऑफ नरेटर। एलिना जो है वो कजन है किसकी, नरेटर की। नरेटर यानी लेखक, लेखक की एलिना जो है वो कजन है। द फॉर्मेलिटीज दैट हैव बीन कंप्लीटेड और एक्चुअली अ सीरीज ऑफ ह्यूमिलेटिंग एंड एम्बेरसिंग। और जो फॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है, जो औपचारिकता है वो कंप्लीट कर ली गई है, यानी औपचारिकताएं जो है वो पूरी कर ली गई है। और जो औपचारिकताएं थी वो बिल्कुल ही ये क्या अमानवीय थी और परेशान करने वाली थी, एम्बेरसिंग थी, ठीक है, नीचा दिखाने वाली थी। अमानवीय व्यवहार था जो लड़की के साथ किया गया था। किसके साथ, एलिना के साथ। एलिना की शादी होने वाली है और एलिना के साथ जो है फॉर्मेलिटी वो जो कंप्लीट कर ली गई है। डिस्कस करते हैं फॉर्मेलिटी क्या क्या थी। देखिए सबसे पहले क्या था, फर्स्ट हर फैमिली हिस्ट्री इज एग्जामिन आर मेड टू फाइंड आउट नो केस ऑफ टीबी। सबसे पहले ये जो है एग्जामिन किया जाता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो एलिना है उसकी फैमिली में किसी को टीबी तो नहीं है। टीबी एक प्रकार की बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले ये देखा जाता है। और ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी ऐसा कहते हैं कि ये एक जेनेटिक बीमारी होती है, ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होने का इस पर काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तो सबसे पहले ये मेज़र किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि टीबी तो उस लड़की को नहीं है, किसको, एलिना को। और देखा जाता है कि मैडनेस इन द फैमिली, यानी किसी पागलपन या कोई पागल तो उनकी फैमिली में नहीं है, ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं है जो उनकी फैमिली में कभी कोई पागल रहा हो, मेंटली डिस्टर्ब रहा हो। आफ्टर दैट हर फादर इज एनफ एसेंशियल फाइनेंशियल साउंड, यानी उसके बाद ये देखा जाता है कि जो उसके पिताजी हैं वो फाइनेंशियल रूप से सक्षम है, उनके पास ठीक ठाक पैसा है या नहीं है।
तो ये देखिए क्या बता रहा है ये चीज़ें हमें कि किस प्रकार से जब एक लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई होती है, जिसको आज जो समाज है, जो व्यक्ति है, जो रिश्ता लेकर जाने वाले मिडल मैन होते हैं या जो घर वाले होते हैं लड़के के, वो क्या क्या चीज़ें लड़की के लिए देखते हैं। सी इज रिगार्डेड एज अ कम्युनिटी और एन ऑब्जेक्ट और एनिमल दैट नीड टू बी क्लिनिकली एग्जामिन, यानी उसको इस प्रकार से देखा जाता है उस लड़की को जैसे वो कोई एक वस्तु हो या कोई पेट एनिमल हो जिसका इलाज कराने के लिए हम डॉक्टर की क्लिनिक पर लेके जाते हैं। जब डॉक्टर के क्लिनिक पर हम किसी को लेके जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर अच्छे से उसको एग्जामिन करता है, अच्छे से देखता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, कि क्या चीज़ें उसकी खराब हो रखी है, क्या चीज़ें उसकी ठीक है। तो इस तरीके से ही लड़की को जो है उस समय का समाज देखता था, लड़की को एग्जामिन करता था कि वो कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, गोरी है, काली है, उसका क्या इतिहास रहा है, उसका शारीरिक हाव भाव क्या है, वो किस प्रकार से चलती है। तो ये सभी चीज़ें लड़की के अंदर देखी जाती थी, जिसको राइटर ने ये बताया कि इस प्रकार से लड़की को देखा जा रहा था जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट है, यानी वो कोई वस्तु है, कोई चीज है। वाइल हर इनर फीलिंग्स आर इग्नोर्ड, और जबकि जो उसकी अंदर की जो फीलिंग्स थी, यानी वो लड़की की जो फीलिंग्स, जो भावनाएं थी, उसको इग्नोर किया जाता था, यानी उसको वैल्यू नहीं करते थे कि लड़की क्या चाहती है, या लड़की के क्या अरमान है, या लड़की इस रिश्ते से खुश है या नहीं है। तो इस तरह का हमारा समाज था। और फिजिकल एस्पेक्ट्स आर फाउंड फोकस अपॉन बाय द एल्डर रिलेटिव्स और द मिडल मैन, और उसकी जो इनर फीलिंग्स थी उनको इग्नोर करने के बाद उसको इग्नोर कर देते थे, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाता था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो मिडल मैन होता था, मिडल मैन यानी जो रिश्ता, जो आपने सुना होगा मिडल मैन को आप जानते होंगे, जिसको हम बिचौलिया भी कहते हैं, ठीक है। बिचौलिया और एल्डर रिलेटिव्स, यानी बिचौलिए के साथ जो लड़के के एल्डर रिलेटिव्स होते हैं, जैसे माँ बाप हो गए, ताऊ चाचा हो गए, ठीक है, जो उसके एल्डर रिलेटिव्स होते थे, वो लड़की का फिजिकल एस्पेक्ट्स को मेजर करते थे, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को वो देखते थे। तो एलिना को भी इस प्रकार से जो है एग्जामिन किया जा रहा था इन सभी के द्वारा। दिस स्पेशली एग्जामिन हर आईज टू एंश्योर दैट दे आर परफेक्ट नॉर्मल एंड देर इज नो स्क्विंट इन हर आईज। और जो वो रिलेटिव्स थे और जो मिडल मैन जो था वो इंश्योर करते हैं, यानी चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि एलिना की आंखें ठीक हैं, उसकी आंखों में स्क्विंट तो नहीं है। स्क्विंट होता है भेंगापन, ठीक है। तो उसकी आंखों को चेक किया जाता है कि उसकी आंखें ठीक है, बिल्कुल आंखों में कोई भेंगापन तो नहीं है। इवन उसके दांतों को चेक किया जाता है, उसके दांतों में देखा जाता है कि दांतों में कैविटीज़ तो नहीं लगी हुई, यानी कैविटीज़ होता है कीड़ा वगैरह जो होता है, दांतों में कीड़े तो नहीं लग रहे, या कोई ऐसी संभावनाएं तो नहीं है कि आगे चलकर उसके दांतों में कीड़ा लग जाएगा। ये देखिए क्या बता रहा है उस समय के समाज के बारे में कि किस प्रकार से जो है लड़की एलिना को जो है वो एग्जामिन किया जा रहा था। और व्यंग्यात्मक तो ये था, यानी हद तो तब हो गई जब पोइट ने बताया, यानी कवि कहता है हद तो जब हो गई, व्यंग्यात्मक तो तब हो गया इवन जब उसके स्टूल तक को चेक किया जाता है। स्टूल क्या होता है ये सभी आप जानते होंगे, जो मल जो होता है, ठीक है, लड़की के मल तक को चेक किया जाता है, उनके द्वारा एग्जामिन किया जाता है कि कोई पॉसिबिलिटीज तो नहीं है वॉर्म्स लगने की, यानी कीड़ा कोई उसके मल में कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ जिससे पता चले कि लड़की बीमार है। इस तक को चेक किया जाता है। तो ये तो कह सकते हैं कि बिल्कुल ही हद हो जाती है, या इसे व्यंग्यात्मक तरीके से आप इसको ले सकते हैं। द ग्रूम इज प्रिज्यूम्ड टू बी इन ऑल रिस्पेक्ट, और जो लड़का होता है, ठीक है, जो दूल्हा जो होता है, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता कि वो क्या काम करता है, कितना वो कमाता है, क्या उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, क्या उसके मतलब क्या उसके सभी एस्पेक्ट्स उसके ठीक है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। उसको बिल्कुल ही हर तरीके से फुलफिल माना जाता है। एंड द पोएम सीम्स टू सजेस्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी, यानी पोएम जो है, जो पोइट जो है हमें ये बताती है कि लड़के को इस तरीके से देखा जाता है कि इसके बारे में कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है लड़के के बारे में जानना कि वो क्या काम करता है, कहाँ मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, और लड़की के प्रति उसका क्या व्यवहार है। ये सभी चीज़ें उसके लिए उसको एग्जामिन करना जरूरी नहीं है। हाउएवर हर फेयर कॉम्प्लेक्स मेकअप फॉर हर सो कॉल्ड लेजर एटीट्यूड, और जो लड़की का फेयर कॉम्प्लेक्स होता है, यानी लड़की का जो गोरा रंग होता है, वो उसकी सारी कमियों को ढक देता है। यानी अगर लड़की गोरी है, उस समय के समाज की जो दृष्टिकोण है वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो उनका वो था, वो कहते हैं कि अगर लड़की का गोरा रंग है तो वो सारी जो उसकी कमियां हैं वो सब कुछ वो ढक देगा, और गोरे रंग के आधार पर ही लड़की का जो है वो रिश्ता वो तय कर दिया जाता था।
तो ऐसा ही होता है एलिना के साथ भी। एलिना को चूज कर लिया जाता है एज एन अप्रोप्रिएट ब्राइड फॉर फ्रांसिस्को नूराना प्रभु। ये देखिए नाम है ये लड़के का, फ्रांसिस्को नूराना प्रभु। इसके लिए एलिना को जो है वो इलेक्ट कर लिया जाता है, चूज कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ हर कलर वाज फेयर, यानी कि वो गोरे रंग की होती है, तो इसीलिए उसको जो है चूज कर लिया जाता है। और इसे कहते हैं कि ये एक परफेक्ट मैच हो गया है, गुड मैच हो गया है अ गोयन कैथोलिक कम्युनिटी। और वो एक कैथोलिक कम्युनिटी यानी गोयन कैथोलिक कम्युनिटी से जुड़े हुए होते थे, ये समाज था उनका, इस समाज से वो जुड़े हुए थे, कैथोलिक समाज आप इसे कह सकते हैं। द ग्रूम्स फैमिली हाईलाइट्स द प्रीडोमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ मेल सुपेरिटी एंड जेंडर इनजस्टिस। अब देखिए जो ये फैमिली है, जो फैमिली है वो क्या दर्शा रही है यहाँ पे, वो ये दर्शा रही है कि जो समाज है उस समय का वो मेल डोमिनेटेड है, ठीक है। मेल मेल का सुपियोरिटी है, यानी मेल उसके अंदर सर्व पुरुष प्रधान समाज आप इसे कह सकते हैं हिंदी में, यानी जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। जेंडर बायसनेस यहाँ पर कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि लड़की का रिश्ता और लड़के का रिश्ता हो रहा है, तो लड़की के अंदर तो इतनी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि वो किस प्रकार से दिखती है, क्या उसकी अपीयरेंस है, उसके दांतों में कैविटीज़ तो नहीं लग रही, इवन उसके स्टूल तक को चेक किया जाता है, और उसके फाइनेंशियल उसके आर्थिक जो स्थिति है ये भी चेक की जाती है। लेकिन जो लड़का है वो कहीं ना कहीं समाज में मेल डोमिनेटेड है, यानी पुरुष प्रधान है, लड़के के ऊपर जो है वो ये सब चीज़ें लागू नहीं होती। तो ये समाज जो हमारा बता रहा था वो ये बता रहा था किस प्रकार से जेंडर इनजस्टिस या जेंडर बायसनेस जो थी वो समाज में फैली हुई थी। तो मैरिजेस आर मेड बाय सोशल फोर्सेस दैट डिलाइट द डिग्निटी एंड द ट्रू वर्थ ऑफ अ वीमेन। और जो उस समय की शादियां थी, ठीक है, वो हमें क्या बताती थी, वो जो एक वीमेन की जो डिग्निटी होती है उससे खेल रही थी, जो वीमेन को जो चाहिए, ठीक है, जो एक्चुअल में जो वीमेन के साथ होना चाहिए उसको इग्नोर कर रहे थे, वीमेन की जो सच्चाई है उससे वो इग्नोर हो रहे थे। तो ये सभी चीज़ें हमें बताती है कि किस प्रकार से समाज के अंदर जो है जेंडर इनजस्टिस था। तो यहाँ पर जो हमारी पोयम है मैरिजेस आर मेड ये खत्म हो जाती है, इस पोयम के अंदर हमें यही बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।